हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। फर्स्टली तो आप मॉक टेस्ट तब लगाओगे जिस टाइम आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आगे मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो। जैसे आप मान लो रीजनिंग ही प्रिपेयर करी है, क्वांट का कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। फर्स्टली तो आप सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा लेके चलो, और सेकेंडली जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक आप क्विज वगैरह दे लो। इसके अलावा आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन काफी हद तक हो चुकी है तो आप सेक्शनल मॉक लगा लो एज कंपैरिजन फुल मॉक लगाने से। तो आपके सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तभी आप आगे मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसी गलती मत करना कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है और आप आगे मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उस चीज का कोई फायदा भी नहीं होगा। आपको खुद को लगेगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। फर्स्टली आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। अब बात करते हैं कि आपकी मॉक टेस्ट में क्या अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पे मैं दो सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, रीजनिंग और क्वांट, क्योंकि आरआरबी पीओ और क्लर्क में दो ही सब्जेक्ट्स आते हैं प्री में, रीजनिंग और क्वांट। फर्स्टली इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब आपको पता है कि आपके किस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई है, क्वांट या फिर रीजनिंग, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। जैसे मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग था, तो हो सकता है कि आपका क्वांट हो, जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। फर्स्टली अगर तो आप पहले क्वांट करना चाहते हो तो क्वांट कर सकते हो, अगर आप पहले रीजनिंग करना चाहते हो तो रीजनिंग कर सकते हो, बट करना वही जो आपको अच्छे से आता हो। सबसे पहले मैं टाइम को डिवाइड करती थी कि 45 मिनट का टाइम है, तो उसमें मुझे किस तरीके से डिवाइड करना है। फर्स्ट 20 या फिर 22 मिनट मैं रीजनिंग को देती थी, टाइम बचता था वो मैं क्वांट के लिए रखती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए 20 से 22 मिनट इनफ है रीजनिंग के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको किस तरीके से डिवीजन करनी है टाइम की। और अब आपने मोस्टली सबका ऐसा सुना होगा कि फर्स्ट आपको पजल नहीं करनी है, सबसे पहले आपको मिसलिनियस क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं रीजनिंग में, पजल को सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। मुझे ये चीज टाइम वेस्टेज लगती थी कि आप सबसे पहले छांट छांट के पजल को अलग करो। मतलब फर्स्ट नंबर पे पजल आ गई तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन को स्किप करो, और नेक्स्ट 5 देखो मिसलेनियस है, उससे आगे फिर से पजल आ गई तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कहाँ मिसलेनियस मिल रहे हैं। इस तरीके से ढूंढना मुझे ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट था। वापस फिर से सेम उन्हीं क्वेश्चंस पे आओ। मैंने अभी बताया कि रीजनिंग मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट था और पजल वगैरह में मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो मेरा ऐसा था कि अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही पजल का मिल जाए तो मैं पजल ही सोल्व करती थी। ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि मैं पहले मिसलिनियस क्वेश्चन सोल्व करूं या फिर पजल सोल्व करूं। अब मेरा सुन के आप ऐसी गलती मत करना कि आप फर्स्ट टाइम में पजल अटेम्प्ट करने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मॉक टेस्ट वगैरह में आपकी पजल्स वगैरह बहुत अच्छे से सोल्व होती हैं, आपको जो भी फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन मिलता है, चाहे पजल्स हो चाहे मिसलिनियस हो, आप उन्हें सोल्व कर लेते हो, तभी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना। मेरा यहाँ से सुन के चले जाओ और वहां पे डायरेक्ट अटेम्प्ट करना, ये गलती मत करना। अगर आपकी पजल में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो इससे अच्छा यही है कि आप ढूंढ ढूंढ के मिसलिनियस क्वेश्चन करो पहले। जब आपके वो मिसलिनियस क्वेश्चन हो जाएंगे, देन उसके बाद ही आप आगे पजल्स वगैरह करना। पता लगे कि फर्स्ट पजल आ गई और आपने फर्स्ट पजल को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया और वो पजल आपसे सोल्व नहीं हुई, उसके बाद आपका पूरे का पूरा एग्जाम ही खराब जाएगा। वो माइंड में लगी चीज बैठ जाती है कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 मिनट लग गए और 40 मिनट बच गए और अभी तक मेरा एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। और आपको भी पता है कि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ईजी नहीं है। कोशिश करो कि आप फर्स्ट नंबर पे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता हो। मेरा ऐसा था कि मेरी रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस थी, सो मैं उस हिसाब से पजल्स को पहले अटेम्प्ट कर लेती थी। बट पजल्स भी आपको देखनी होंगी कि आपकी किन किन पजल्स में प्रैक्टिस अच्छी है। मुझे जो पजल थोड़ी ट्रिकी लगती थी, टाइम टेकिंग लगती थी, वो है एज बेस्ड। जैसे आपको ईयर्स दे दिए गए हैं 90, 82, 90, 99, फिर उनका गैप निकालना होता है बीच में से कितना डिफरेंस है, देन उसके बाद ए बी से 3 साल बड़ा है जब 5 साल छोटा है। इस तरीके से मुझे ये वाली पजल्स टाइम टेकिंग लगती थी, और अगर मुझे फर्स्ट पजल ऐसी मिल जाए तो मैं कभी भी सॉल्व नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है ये पजल्स टाइम टेकिंग होती है, मेरी इनमें ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं उस पजल को छोड़ देती थी, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती थी। जो मुझे मोस्ट इजीएस्ट पजल लगती थी वो थी डेज वेस्ट, और इसके अलावा मंथ बेस्ड, जिसमें मंथ दिए होते थे जनवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से 4-5 महीने दिए होंगे और साथ में डेट दी होती थी कि 12 या फिर 15, इस तरीके से 2-2 डेट्स हैं हर मंथ में, और आगे पूरी पजल होती थी। वो दोनों पजल्स मुझे ज्यादा इजी लगती थी। इसलिए अगर इस टाइप की पजल हो या फिर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इसके अलावा उनके फेस अगर चेंज वगैरह हुए हैं, इनर आउटर इस तरीके से दिए गए हैं या फिर डबल वेरिएबल में दिए गए हो, मैं तब भी बना लेती थी। बस मुझे एक ही पजल टाइम टेकिंग लगती थी और वो थी एज बेस्ड, और इस तरीके की पजल मैं कभी भी सॉल्व नहीं करती थी।
मुझे ये होता था कि मैं इसको सबसे एंड में करूंगी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं इसको कोशिश करती थी कि इस टाइप की पजल अगर मुझे देखने को मिल गई तो मैं इसे क्वांट के बाद करूंगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है जो मुझे आता है। और आपको भी एग्जाम में जाके ये नहीं करना है कि एक ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करनी है तो आपको घर बैठे जो मॉक दे रहे हो वहां पे ट्राई करो कि ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में जाके आप ट्राई करने लग जाओ, वहां जाके कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। अगर आपको पजल्स वगैरह टफ लग रही है तो सबसे पहले आप मिसलिनियस के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लो। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह जो भी क्वेश्चन है पहले वो सोल्व कर लो, देन उसके बाद पजल सोल्व करो। अब पजल्स में क्या है, जो पजल्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, चाहे वो डेज बेस्ड हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, लाइन अरेंजमेंट हो, जो भी हो, अगर आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है तो आप उस हिसाब से ही उनको सोल्व करो। अगर आपको लगता है कि मैंने इस तरीके की पजल कभी नहीं देखी है तो वहां पे बनाने मत लग जाना, वहां पे आप आगे उस चीज को स्किप करके क्वांट सेक्शन शुरू कर देना। अब मान लो 3 पजल्स आपने बना ली, एक पजल आपको टफ लग रही है, आपने कभी बनाई नहीं है, तो वहां पे कोशिश मत करना। इसके अलावा अगर आपने वो पजल एक बार बना ली है, आपने कभी घर में 3-4 बार बना के देखी है, वहां पे सोल्व नहीं हो रही है, तो उसके बाद उस पजल को बार बार बनाने नहीं बैठना है। एक बार आपने बना ली, आपसे नहीं बनी, ये सिर्फ उसी पजल के लिए नहीं है जिसमें आपकी प्रिपरेशन कम है। कोई भी पजल जिसकी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है बट एग्जाम में मान लो आपसे नहीं बनी, तो आप उस पजल को वहां पे ही बंद करके नेक्स्ट पजल बनाना स्टार्ट कर देना। ये नहीं है कि एक बार क्रॉस करके फिर से दूसरी बार बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं बनी तो तीसरी बार बनाना स्टार्ट कर दिया, ये गलती मत करना। फर्स्टली आप जब पजल्स को सोल्व करते हो, चाहे मिसलिनियस क्वेश्चन हो, चाहे पजल्स हो, चाहे क्वांट का कोई भी क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, उस क्वेश्चन को बार बार सोल्व नहीं करना है। एक बार करो, आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना, देन उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। तो ऐसे नहीं कि उस क्वेश्चन को बार बार सोल्व करते रहो, 3-4 मिनट वेस्ट कर दो, वहां पे आपकी गलती होगी कि आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक एक बार में अटेम्प्ट करना, देन उसको अगर आपको लगता है कि मैंने इसकी प्रिपरेशन करी है बट यहाँ पे नहीं बन रहा है, हो जाता है कभी कभी माइंड पे इतना प्रेशर बन जाता है कि नहीं समझ आता है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, कलर चेंज हो जाएगा, जब आप वापस उस सेक्शन पे आओगे तब उसको सोल्व कर लेना। इस तरीके से पहले मिसलिनियस सोल्व कर लो, फिर पजल को सोल्व कर लो। पजल में भी वो पजल पहले सोल्व करनी है जिसकी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई है। जो पजल आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है उस पजल को बिल्कुल सोल्व नहीं करना है। लास्ट में टाइम बचता है तो फिर आप जो मर्जी करो। इसके बाद बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट में तो आप चुन चुन के ही सोल्व करोगे, क्योंकि मैं क्वांट में ऐसा करती थी कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह सोल्व करती थी। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज या फिर रॉन्ग सीरीज। और मिसिंग और रॉन्ग सीरीज का भी ऐसा था, एक एक बार में बना के देखती थी कि मुझे पैटर्न समझ आ रहा है तो ठीक है, जो जो मेरे माइंड में पैटर्न थे फटाफट इंप्लीमेंट करके देखती थी। उसके बाद अगर लग रहा था कि नहीं सोल्व हो रही है तो उसको छोड़ देती थी। स्किप करने की आदत डालो, एक ही क्वेश्चन पे नहीं टिके रहना है कि नहीं बन रहा है तो उसी पे बार बार लगे हो। उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करती थी, देन उसके बाद डीआई को सोल्व करती थी। सेम एज इट जैसे पजल थी वैसी ही डीआई है। अगर कोई डीआई ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि सोल्व नहीं हो रही है, या फिर ऐसा होता है कि डीआई इजी होती है, डीआई के क्वेश्चन टफ होते हैं, मान लो 3 क्वेश्चन तो आपसे इजिली बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो घुमा के पूछे गए होंगे या फिर टाइम टेकिंग होंगे, तो वहां पे भी मैं ऐसी कोशिश करती थी कि बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे चलो। उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देती थी। देन इसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक की। अब अर्थमेटिक का आपको पता होगा आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि प्री के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। मेंस के लिए चाहे आप सिलेक्टिव टॉपिक्स को चूज कर सकते हो, मेक श्योर कि आप प्री के लिए सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करो। अब मेरा ऐसा था कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में जिस तरीके से टर्न बाय टर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे पता था कि मैंने कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करे हैं या फिर कौन से चैप्टर्स मेरे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करती जाती थी कि हाँ मुझे रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छे से आता है, परसेंटेज मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है, एसआई सीआई मुझे अच्छे से नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दूं, इसको यहाँ पे देखने से तो सोल्व होने वाला नहीं है। जिस चीज की घर से प्रैक्टिस नहीं करी हुई है यहाँ पे आके तो कुछ स्पेशल होगा नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे हैं उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेती थी, और जो टॉपिक से जो क्वेश्चन मैंने कभी पढ़े ही नहीं है उन क्वेश्चन को मैं स्किप कर देती थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो गया, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी तब तो लास्ट में टाइम बच भी जाएगा। और अगर आपकी स्पीड ही उतनी है तब तो मैंने जिस तरीके से बताया है बस उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे, बट मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट तो करते जाओ, एक्यूरेसी होना। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको पहले क्या क्या अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद आपको क्या अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा स्किप करने की आदत डालो जितना हो सके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे अटके के नहीं रहना है। तो ये नहीं कि मैंने घर पे तो इस तरीके की 10 पजल बनाई है, यहाँ पे क्यों नहीं सोल्व हो रही है, वहां पे माइंड में यही क्वेश्चन आता है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था जब मैं स्टार्टिंग में एग्जाम देती थी कि घर पे तो मैंने बना के देखी थी, यहाँ पे क्यों सोल्व नहीं होती है।
क्रॉस लगा के फिर से शुरू हो जाती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर नहीं बनी, फिर बनाती हूँ। एक और चीज, पजल सही है या गलत है, अगर तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तब तो आपकी पजल वगैरह आपको पता होगी कि सही बन रही है या फिर गलत बन रही है। बट अगर आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो हमेशा देखना, जो आपके 5 क्वेश्चंस पूछे होते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस में से ही आपको पता लग जाता है, मींस जो ऑप्शंस होती है कि आपकी वो पजल सही बनी है या फिर गलत बनी है। सो ये आपको देखना आना चाहिए। मेरा ऐसा होता था कि अगर मेरी पजल सही है या गलत है मुझे नहीं पता है, तो उन क्वेश्चंस में से देख के पता लग जाता था कि एक क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, सो इट मींस मेरी पजल गलत बन गई और मुझे फिर से बनानी होगी। ये गलतियां मैंने करी थी स्टार्टिंग में कि बार बार पजल सोल्व करनी। और इसके अलावा पजल तो दूर की बात है, चलो पजल तो लेंथी होती है, मैं सिंप्लीफिकेशन तक में जब अटक जाती थी ना, तो फिर से ये क्यों नहीं बना, 1+ तक में भी इतना माइंड प्रेशराइज हो जाता है कि नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है। मैं बार प्लस कर रही हूँ, मान लो स्क्रीन पे 7 लिखा है तो मैं 1 लिख के सोल्व कर रही हूँ कि क्वेश्चन क्यों मैच नहीं कर रहा है। 5 के 5 ऑप्शन में कोई ना कोई नंबर दिया है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों नहीं मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जब माइंड बिल्कुल प्रेशराइज हो जाता है तब समझ नहीं आता है कि क्या करे, किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये चीजों पे अभी से वर्क करो। जो मैंने गलतियां करी हुई हैं वो गलतियां आप मत करना, ताकि आपको आगे जाके एग्जाम में दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात, जो आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये मैंने थोड़ा पढ़ा है या फिर मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आप उसको मार्क को रिव्यू करके छोड़ दो। उसके बाद जब आपका पूरा का पूरा एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वापस उस सेक्शन पे आ जाओ, फिर से उसको सोल्व करो। क्या पता तब सोल्व हो जाए। उस हिसाब से आप देख लेना आपके कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, आपकी किस किस टॉपिक्स में ज्यादा अच्छी पकड़ है, तो उस हिसाब से ही आप आगे अटेम्प्ट करना। और इस अटेम्प्टेशन में अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, जैसे मैंने बताया है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करो। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 1-2 पजल स्किप कर देती थी कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुझसे नहीं बनेंगी। तो पहले मैं रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट कर लेती थी, फिर क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद मैं वापस रीजनिंग के सेक्शन पे आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर रीजनिंग के सेक्शन को मैं फिर से अटेम्प्ट कर लूंगी, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मैं पक्का सोल्व कर लूंगी। अगर मैं क्वांट अटेम्प्ट करूंगी तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं मैं वहां पे सोल्व कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे इतना श्योर होता था कि हाँ अगर रीजनिंग सोल्व करूंगी तो मैं डेफिनेटली सोल्व कर लूंगी, चाहे वो थोड़ी टाइम टेकिंग पजल हो। तो मैं फिर से वापस उसी सेक्शन पे आती थी और जो भी पजल वगैरह बचती थी उसको फिर से सोल्व करती थी। तो यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा मॉक टेस्ट बताया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। आपको पहले क्वांट सेक्शन सोल्व करना है तब भी कर सकते हो, बाद में रीजनिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग और क्वांट की डिटेल स्ट्रेटेजी की वीडियो देखनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। और इसके साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको शो हो रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।